हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। पिछली वीडियो में हमने जो आपका थर्ड चैप्टर था उसमें जो आपके पास टॉपिक थे, मोल संकल्पना हो गई, मोल द्रव्यमान हो गए, आपके परमाणुओं के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हो गए, या परमाणु के बारे में, या आपका डाल्टन का सिद्धांत था। तो ये पिछली वीडियो में ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में आपने देखे होंगे एनसीईआरटी में, जैसे पेज नंबर आपका हो गया 46, 48, या इस तरीके से आप देखोगे, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपनी एनसीईआरटी के पेज पलटोगे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। तो आज हम इस वीडियो में जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें जो आपके पेज नंबर में है, जैसे 46 हो गया, 48 हो गया, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, तो उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है इसका सूत्र, NaCO Na2CO3 एवं एसिटिक अम्ल CH3COOH अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद वेव रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है आपका, वो इसको क्या कर रहा होगा, अनुरूप कर रहा होगा। तो इसमें बात कर रहे हैं हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, लेवोजियर थे जो साइंटिस्ट आपके, उन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, इसको उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो आपके अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं, इनमें द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। अभिकारकों में द्रव्यमान की संख्या उत्पाद में द्रव्यमान की संख्या के बराबर होती है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्लियर हुई बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कितना है आपका, 5.3 ग्राम। बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल कितना है आपका, प्लस 6.0 ग्राम, ठीक है। अब हमने ये अब तो है, ये जो तीर का निशान है इसको पढ़ते हैं हम गिब्स। क्या पढ़ते हैं, गिब्स। बात करते हैं सोडियम एसिटेट की। सोडियम एसिटेट है आपका, कितना है सोडियम एसिटेट आपका, 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना है, 2.2 ग्राम। बात करते हैं जल की, तो ये आपका 0.9 ग्राम, ठीक है। तो ये बोल रहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो आपके अभिकारक हैं, हमने क्या करा, दोनों को क्या कर दिया, ये आपके क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। वह जो क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या हो जाएंगे ये, अभिकारक। बात करते हैं उत्पाद की, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो आपके क्या कहलाता है, नया पदार्थ जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो इसके इनके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान दोनों ही बराबर आनी चाहिए। तो ऐड कर दो आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में है तो 3, सिंपल सा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5, 6, 11 ग्राम। ये है हमारे क्या है, ये अभिकारक, ठीक। अभिकारक का द्रव्यमान ये है हमारा। अब हम इसी को ऐड करते हैं, तो ये देखो 0.2, 4 हो गया, 0.9, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 और एक क्या बच जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे 8, 2, 10 हो गया और एक यहाँ पे बचा था तो 11, तो ये क्या आएगा आपका 11.3 ग्राम। क्या आपके अभिकारक में भी इतना ही है, हाँ भाई, अभिकारक में भी तो इतना ही है, 11.3 ग्राम। तो उत्पाद में इक्वल्स टू उत्पाद का द्रव्यमान।
बताओ इक्वल है कि नहीं है? क्या यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान के जो आपका संरक्षण का नियम है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? भाई कर रही है, क्योंकि अभिकारक का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान दोनों ही क्या आ रहे हैं यहाँ पे आपके इक्वल आ रहे हैं। क्लियर हुआ? कुछ ज्यादा टफ नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 क्या दे रखा है यहाँ पे कि जो आपका जल है या आपका हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, इनका जो रेशियो है तत्वों का वो 1:8 होता है, 1:8 के संयोग के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? ठीक है, अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जो आपका जल है, तो पहले हाइड्रोजन कितना है आपका, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का रेशियो है, ऑक्सीजन वो कितना है आपका 1:8 है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे एक परमाणु या अणु आपका हाइड्रोजन का होगा और ऑक्सीजन के कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक, अब इसको हम मान लेते हैं H से हम डिनोट करते हैं इसको, ये इस वाले हाइड्रोजन को हमने H से डिनोट करा। ठीक है, आपके H से हमने इसको डिनोट करा। ठीक है, और ऑक्सीजन को O से डिनोट कर दिया। ठीक है, बात करते हैं दूसरे, यहाँ पे कितना था हमारा, 1 ग्राम था और 8 ग्राम था। बात करते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन की। ठीक है, तो इसको हम इस वाले हाइड्रोजन को H0, ठीक है, और ऑक्सीजन को O0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें 3 तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का नहीं दे रखा, तो हम X मान लेते हैं। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक हो, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, जैसे मान लीजिए जल है, जल को हम किसी नल से अगर हम उसको भर रहे हैं एक बोतल में, उसी पानी को हमने गंगा जी से लाए, नदी से लाए, या किसी भी स्रोत या नदी से ला सकते हैं हम, तो इनका जो रेशियो होगा वो एक निश्चित अनुपात में होगा। क्लियर है हुई बात? तो यही हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। जो आपका स्थिर अनुपात का नियम है उसके अनुसार हम क्या रखेंगे, HO और H0/O0, इनको हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो ये आएगा 1/8 = 3/x। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। तो ये आएगा आपका 3x = 3 नहीं, यहाँ पे ये आएगा आपका यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे x = आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका x = कितना आ जाएगा, 8 3 8 × 3, तो ये हो जाएगा आपका x = 24। यही आपका आंसर होगा। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की अगर मात्रा 8 होती है, अगर उनका रेशियो 1:8 होगा, तो अगर हाइड्रोजन का रेशियो 3 गुना हुआ, 3 हुआ, तो जो ऑक्सीजन है उसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता, 8 × 5 40 आ जाता। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपका 80 होता तो 8 8 64। ठीक है, तो यही आपका क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। क्या कहता है कि कोई भी यौगिक हो, उसको आप चाहे किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करें, तो उनके तत्वों का जो रेशियो होता है वो निश्चित होता है। क्लियर हुई बात? तो ये क्वेश्चन जो हमारा है वो स्थिर अनुपात के नियम पर ही निर्धारित है। या आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, अपने अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है, देन उसके बाद आपको 1 एलिमेंट्स का रेशियो दे रखा है, 1 एलिमेंट्स दे रखा है,
तो आप दूसरा एलिमेंट्स भी बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर परिमाण है? कि जो डाल्टन ने दिया था, अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, तो वो द्रव्यमान के नियम पर किस तरीके से वो आधारित है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा जो अभिग्रहित था द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार से है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, मतलब कि परमाणु को हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में न ही सृजित, न तो सृजित मतलब उत्पन्न या बनाना, ठीक है, और ना ही नष्ट या विनाश कर सकते हैं। यही हमारा क्या था, डाल्टन ने भी यही नियम, डाल्टन का भी यही सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि द्रव्यमान को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, इसको उत्पन्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग है। ठीक है, कि जो आपका क्या है, परमाणु का द्रव्यमान है वो क्या है, किस, या फिर आप कार्बन ही ले लो कि वो क्या है 1/12 जो आपका 1/12 है, वो उसका उतनवां भाग है। ये है इसका भाग, यही आपका क्या है, द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु को आंखों द्वारा क्यों देखना संभव नहीं है? अच्छा, आपको वैसे तो आपके आसपास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जैसे ये मार्कर हो गया, ये भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम एक पॉइंट की। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, आपको विजिबल होगा। अगर मैं इस पॉइंट को, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को हल्का सा क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। ठीक है, फिर भी विजिबल है, और ज़्यादा हल्के से इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, क्या आपको अब विजिबल है? जबकि यहाँ पे एक पॉइंट है, बताओ, नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ से दिख रहा है क्योंकि मैं इसके पास में हूँ। ठीक है, और अगर मैं थोड़ी सी दूर में चली जाऊँ, डिस्टेंस रखूँ, तब मेरे को ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तब क्या होगा, ये मेरे को विजिबल नहीं होगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमको क्या होती है, विजिबल, जो बड़ी है, जिनका आकार बड़ा होता है या जिनका आयतन बड़ा होता है, वो तो हमको विजिबल होती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो एक कोशिकीय होती है, जैसे अमीबा हो गया, तो ये हम केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। अपनी नग्न आंखों से हम इनको नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। इसका साइज अत्यंत छोटा है, इसीलिए इनको नैनोमीटर से मापा जाता है। 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर कितना होता है आपका? अच्छा, बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की, सॉरी 1 मीटर की अगर हम बात करें तो 1 मीटर में आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में आपका कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसी तरीके से 1 मीटर में आपके 10⁻³ मिलीमीटर होंगे। तो यहीं पे हमारे पास आता है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर। क्लियर हुई बात? अतः इसे हम खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इनका जो साइज है, वो आकार है, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित के सूत्र लिखना है।
क्या है आपके पास फर्स्ट वाला? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या है आपके पास यहाँ पे? सोडियम ऑक्साइड फर्स्ट है आपके पास। वेट अप, क्या है आपके पास यहाँ पे? सोडियम ऑक्साइड फर्स्ट ले लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है आपके पास Na, ऑक्साइड प्लस O, तो ये हो जाएगा Na। ठीक है, यहां पे सोडियम में कितना होता है चार्ज? 1 होता है प्लस का, और यहां पे तो ये किस तरीके से आता है? कुछ इस तरीके से, याद आया कुछ सूत्र? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका N2O। बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। Al 3 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन में कितना होता है? 1 नेगेटिव चार्ज होता है आपका, तो कुछ इस तरीके से 1 इधर आएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका AlCl3। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे तीर का निशान बना रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि ये क्लोरीन इधर आएगा तो ये इसके परमाणुओं की संख्या होगी, और क्लोरीन में 3 आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम सोडियम सल्फाइड की। सोडियम सल्फाइड है आपके पास थर्ड वाला, सोडियम Na 1 पॉजिटिव, सल्फाइड में 2 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो सूत्र बनेगा आपका N2S। ठीक है, N2S। बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। Mg में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड में 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये चित्र बनेगा आपका कुछ इस तरीके से 1 2, तो ये बनेगा आपका MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से आप सूत्रों को निरूपित कर सकते हैं। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखने हैं। अब इनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम है। दूसरा SO4, SO4 क्या होता है हमारा? सल्फेट, सल्फेट होता है, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास Ca। Ca क्या होता है आपका? Ca होता है कैल्शियम, Cl क्लोरीन, तो यहां पे हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। बहुत से बच्चे कैल्शियम क्लोरीन भी लिख देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड आएगा, क्लोराइड। ठीक है, बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है आपका क्या है? के पोटेशियम, वही अगेन सल्फेट, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट। बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, क्या है हमारे पास? अगेन के आया, पोटेशियम, तीसरा क्या रखा? NO3 नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। बात करते हैं फिफ्थ वाले की। अगेन क्या आ गया आपके पास? कैल्शियम। तीसरी चीज क्या रखी? CO3। अच्छा, कुछ बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, तो ये कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को क्या पढ़ते हैं हम? कार्बोनेट। और अगर हमारे पास क्या है? CO3 है ना, क्या पढ़ेंगे? कार्बोनेट। अगर हमारे पास CO हो या CO2 हो, तो इस CO को पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, मोनो मतलब एक, यहां पे CO2, तो इसको पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मतलब 2, और ऑक्साइड ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है आपकी? 2 है, तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और CO3 हो जाएगा आपका कार्बोनेट। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है?
अभी आपने यौगिक देखे, कुछ तत्व भी देखे हैं आपने, कुछ परमाणु अणु देखे हैं, तो इनको हम कुछ ना कुछ प्रतीकों द्वारा निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, उसके संगठन का प्रतीकात्मक क्या है, प्रतीकात्मक क्या है, इसका निरूपण है कि जिसको हम प्रतीकों के द्वारा निरूपण कर रहे हैं। किसी यौगिक को या किसी अणु को या किसी परमाणु को हम क्या कर रहे हैं, प्रतीकों द्वारा निरूपित कर रहे हैं। तो क्या है, ये हमारा क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, उन तत्वों या यौगिक उनके संगठन का प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक क्या है, निरूपण है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, कार्बन डाई मतलब 2, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो CO2। इसको क्या कहते हैं, इसका अणु सूत्र भी कहते हैं। तो यही हमारा क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, बात करते हैं, अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जल है, जल है तो कल है, सुना है आपने, चलो सुना ही होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जल, पानी, वाटर। ठीक है, तो जल आपके 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन, एक होता है कार्बन। तो ये हो जाएगा आपका, इसका अगर हम इसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखें तो H2O। अच्छा, सॉल्ट, SALT सुना होगा, साल्ट भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, जिसको हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं लवण, और अगर हम आम भाषा की बात करें तो इसको बोलते हैं हम नमक। तो जो आपके पास लवण होता है या नमक होता है, इसका सूत्र होता है NaCl। इसमें होते हैं आपके सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपके कुछ यौगिक हैं, उनके रासायनिक सूत्र हैं। क्लियर ये बात, आगे देखते हैं। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, परमाणु ढूंढने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने दे रखा हमारे पास H2S अणु दे रखा। ठीक है, बात करते हैं हम H2S की। ठीक है, H2S, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के कितने अणु दिखाई दे रहे हैं या प्रदर्शित हो रहे हैं, तो कितने दिखाई दे रहे हैं हमको यहाँ पे, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितने हैं, देखो H2 दैट्स मीन 2 हैं। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएंगे आपके 3। तो H2S के परमाणु की संख्या ये हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, पता है आपको किस प्रकार से आपका हाइड्रोजन और सल्फर है, इनका सूत्र होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका हाइड्रोजन होता है, इसमें क्या होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फाइड में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इधर आ जाता है, 1 इधर। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है आपका H2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा है हमारे पास PO4-3, ये आयन है। ठीक है, फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस को P जो हमारे पास सिंबल है, इसके रूप में हम निरूपित करते हैं। इसमें अगर हम P की संख्या देखें तो P के परमाणु कितने हैं, या फास्फोरस के परमाणु कितने हैं आपके पास, 1 है। बात करते हैं अगर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, फास्फोरस के परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, फिर PO4 3- आयन की संख्या। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है, ये 4, यह आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे आप लिखोगे PO4 3- आयन में परमाणु
की कुल संख्या। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 1 आपका हो जाएगा 5। क्लियर हुई बात? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। ठीक है, आपने द्रव्यमान पढ़े हैं बिल्कुल, पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। बात करते हैं अगर हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? जो आपका हाइड्रोजन होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, तो ये होता है 1। कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम H2 लिख रही हूं मैं, आप ठीक है समझ रहे हो? अगर हम बात करते हैं एक हाइड्रोजन की आणविक द्रव्यमान की संख्या 1 होती है, और अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे तो 4 हो गए। ठीक है, मतलब जितने उनमें संख्या होगी उनको उनसे मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे, ऑक्सीजन O2 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यहां पे जो आपके पास ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, पहले मैं यहां पे इनका द्रव्यमान लिख देती हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, बात करते हैं कार्बन की, 12 होते हैं, ऑक्सीजन फिर आ गया 16 होते हैं, कार्बन फिर आ गया, हाइड्रोजन फिर आ गया, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। बात करते हैं नाइट्रोजन की, 14 होता है, फिर से हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, बाकी सब वही क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ गए हैं परमाणुओं के आणविक द्रव्यमान। तो अब तो हम इनको इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होता है, एक परमाणु अगर ऑक्सीजन का होगा तो 16, 2 होंगे तो 1 नहीं आएगा आपका, यहाँ पे 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कितना है, 16 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 × 2, आंसर हो जाएगा आपके पास 32। बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास, क्लोरीन, Cl2 का आणविक द्रव्यमान। बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आप लिखोगे तो 35.5 × 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, 10 और 2 5 जा 10 और 1 यहाँ पे 71। ठीक है, 71.0, या आप 71 भी लिख सकते हो नॉर्मली। दूसरा क्या है, क्लोरीन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, कार्बन का कितना होता है? अच्छा, यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु हैं आपके पास, 1 है तो 1 × 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है तो 2 × 16, तो यह हो जाएगा 12 + 32, आंसर आ जाएगा आपका 44। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे है आपके पास CH4 का आणविक द्रव्यमान। ये होगा आपका कार्बन 12 है, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, +4, तो ये हो जाएगा आपका 16। 6 नंबर पे आपके पास C2H6, इसको पढ़ते हैं हम इथेन। क्या पढ़ते हैं, CH4 मीथेन होता है। अगर आपके पास आ जाता है कि मीथेन का सूत्र बताइए तो होता है CH4, अगर आता है इथेन का सूत्र बताइए तो होता है C2H6। तो कार्बन के कितने अणु हैं यहाँ पे, 2 है तो 2 × 12। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजन के तो 6 × 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 30। 12 × 2 24, 24 + 6 30। 7th नंबर पे है आपके पास C2H4, इसको पढ़ते हैं हम इथीन। क्या पढ़ते हैं, एथीन भी पढ़ते हैं या इथीन बोलते हैं, एथीन। ठीक है, का आणविक द्रव्यमान एज इट इज क्या हो जाएगा, 2 × 12 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 28। ठीक है, क्या है ये 28। आप खुद से भी इनको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बड़े
आसानी से 28। अब हम बात करते हैं NH4 की। इसको NH3 सॉरी क्या है यहाँ पे NH3 है हमारे पास। NH3 का आणविक द्रव्यमान N कितना होता है हमारे पास, नाइट्रोजन 14 × 1 प्लस 3 × 1, तो 14 और 3 हो गया आपका 17। लास्ट बचा है हमारे पास CH3OH का आणविक द्रव्यमान। यह हो जाएगा आपका, कार्बन कितना है आपका 12 है, हाइड्रोजन आपके 3 है, अगेन ऑक्सीजन आपका 16 है और हाइड्रोजन आपका फिर से 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 1 3 और 1 4 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 और प्लस 12 तो ये आ जाएगा आपका 32। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। केवल आपके आपको क्या पता होना चाहिए, इनके आणविक द्रव्यमान पता होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है आपके पास 14 होता है। या जिंक हो गया, जिंक तो यहाँ पे आया नहीं है, क्या पता आगे आ सकता है, तो जिंक का होता है 65। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे 14 एलिमेंट्स की मैंने आपको टेबल बताई थी, तो उसमें आपके पास क्या है, आणविक द्रव्यमान है। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ ही गया हमारे पास जिंक, ठीक है। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान परिकलन कीजिए। जिंक ऑक्साइड, दूसरा सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम कार्बोनेट दिया है। जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 U होता है। ओके हाँ, इसमें मैंने आपको ठीक है ये तो लिखा दी, लेकिन इनकी इकाई नहीं लिखा है कि मतलब इनको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ पे U भी लिख देना, ठीक है। आणविक द्रव्यमान को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये U जितना भी आएगा आप क्या लिखोगे, स्मॉल u। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं, ठीक है। ये है इसमें क्या दे रखा, जिंक का हमारे पास लिख लेंगे आप, जिंक का आणविक द्रव्यमान या जिंक का परमाणु द्रव्यमान भी लिखते हैं। कितना है आपके पास 65 U। आगे उसने पास सोडियम का दे रखा है, ठीक है। हमने इनको क्या करना है, इन सूत्रों के द्वारा इनके अगेन क्या करना है, वही द्रव्यमान का परिकलन करना है, ठीक है। तो मैं इसको मर्ज कर देती हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है, केवल इनका क्या निकालना है, ये तो दे रखा है। हाँ, लेकिन अगर आप लिखोगे पेपर में आएगा तो आप प्रॉपरली लिखना, ठीक है, कि इसका द्रव्यमान इतना है, इसका इतना है। बात करते हैं हम ZnO की। ZnO का परमाणु द्रव्यमान, जिंक का कितना है आपके पास 65, कितना है जिंक का 65 U, ठीक है 65। आगे दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे 81 U, ठीक है। बात करते हैं अगर हम दूसरा, हमारे पास क्या दे रखा, सोडियम ऑक्साइड दे रखा, N2O का परमाणु द्रव्यमान, वही अगेन सोडियम का पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे हमारे पास सोडियम का भी परमाणु द्रव्यमान दे रखा 23, ठीक है। सोडियम के कितने परमाणु अणु कितने हैं यहाँ पे आपके 2 हैं, तो 23 × 2 प्लस 16 अगेन आपको ऐड करना है अब, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले का ZnO का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 और 46 प्लस 16, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 662 और ये आ जाएगा 62 U। क्लियर हुई बात। बात करते हैं हम दूसरा दे रखा हमारे पास K2 पोटेशियम कार्बोनेट का परमाणु द्रव्यमान।
आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रॉपर ढंग से लिखना है। पहले क्या लिखोगे, ZnO में जिंक का परमाणु द्रव्यमान, फिर ZnO में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, फिर क्या लिखोगे, ZnO का कुल परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके वो लिखना है। ठीक है, 81U। नेक्स्ट सोडियम है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, फिर इसी तरीके से आपको ऐड करके लिख देना है। बात करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट की। पोटेशियम का द्रव्यमान, दूसरा कार्बोनेट का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बोनेट में मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, के कितना दे रखा हमारे पास, 39। अब आपके पास यहाँ पे के संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपके, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 39 × 2। दूसरी चीज उसने क्या दे रखी है, हमें कार्बन दे रखी, तो +12 और ऑक्सीजन 16 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 8, 2 9 जा 18, 1, तो 2 3 जा 6, 78 + 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 48। ठीक है, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और +8 और यहाँ पे आपका 18 हो गया था 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 7, 138U। अगेन देख लेते हैं हम, 8 2 10 हो गए, 18 1 हो गया, बच गया 1, 5 6 7 13U। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हो। आप भी निकालिए एक बार खुद से, बिना देखे आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, क्या बोला है, अगर 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो हमने क्या निकालना है, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले वही लिखना है, कार्बन, या हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, कार्बन के परमाणु का 1 मोल का द्रव्यमान, सेम एज इट इज लिख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, या तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मोल का द्रव्यमान, तो आप यहां पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर ढंग से आपने अच्छे से राइटिंग में लिखना है 12 ग्राम। दूसरी चीज आपने यहां पे क्या लिखना है, आप लिखोगे 1 मोल कार्बन में, क्या बोला है मैंने, 1 मोल कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, या 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, वैसे ही हमें निकालना है। तो आपको मैंने एवोगाद्रो संख्या बताई थी 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। एवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 परमाणु। अब हम बात करते हैं 1 मोल, अभी हम क्या निकाल रहे थे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। अब हम निकालेंगे 1 मोल कार्बन में परमाणु, 1 मोल कार्बन। ठीक है, क्या निकालेंगे, 1 मोल कार्बन परमाणु। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 1 मोल द्रव्यमान हमारे पास कितना दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है, और आपके पास कार्बन का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, वही। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये आ जाएगा हमारा 6.022 × 10⁻23, ये आपके वही एटम आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12 ग्राम। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कार्बन परमाणु निकालें, 1 कार्बन का निकालें, क्या पूछ रखा हमें, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान, तो आपको ऐसे लिखना है, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान। तो आपके पास क्या होगा, देखो क्या होगा आपके पास, फिर ये 12 और ये जो आपके पास एवोगाद्रो संख्या है ये कहाँ चली जाएगी, आपके डिवाइड में चली जाएगी। तो ये होगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अगर हम
इस 10 की पावर 23 को ऊपर ले जाते तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपके पास, पहले हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास -23 अपॉन में 6.022। क्लियर हुई बात? क्या करा हमने, 10 की पावर 23 को डिवाइड से हम कहाँ ले गए, ऊपर में ले गए। तो जब हम किसी भी नंबर को क्या ले जाते हैं, डिवाइड से ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो वह उसका जो सिंबल है अगर वो माइनस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब उनके जो चार्जेस है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा, देन इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -22। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 23, और ये आ जाएगा ग्राम में। क्लियर हुई बात? नोट कर लीजिए आप इसको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम लोहा आयरन दे रखा। दूसरा चीज उसने क्या दे रखा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दे रखा, और हमारे पास क्या दे रखा, तीसरी चीज जो हमारा आयरन है इसका भी क्या दे रखा है, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। तो परमाणु की संख्या, इसके लिए एक फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, दोनों में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, परमाणु की संख्या n, अच्छा सॉरी n कैपिटल से, हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे परमाणु की संख्या कैपिटल N। तो इसका फॉर्मूला होता है परमाणु का द्रव्यमान जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, अपॉन परमाणु का क्या आ जाएगा, फिर से अगेन मोलर द्रव्यमान। क्या होगा, परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, और इनटू अवोगाद्रो संख्या जिसको n नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। n नॉट यहां पे क्या है, n नॉट अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपके पास क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है। क्लियर हुई बात? अब हमने किसका निकालना है, हम निकालेंगे सबसे पहले सोडियम का। तो सोडियम के लिए हमें क्या करना होगा, सेम एज इट इज, सोडियम की संख्या या सोडियम में परमाणु की संख्या क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमने क्या निकालना है, यहां पे परमाणु की संख्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे सोडियम में परमाणु की संख्या। तो ये होगा आपका, वही लिख दीजिए आप, क्या है, परमाणु का द्रव्यमान कितना दे रखा आपको, यहाँ पे जो आपके पास परमाणु का द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम। कितना दे रखा, 100 ग्राम, और अपोन में कितना दे रखा, दूसरी चीज मोलर द्रव्यमान कितना है, 23 इंटू अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये याद रखना है आपको, अवोगाद्रो संख्या, बार बार यही क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा ये 26.18, ठीक है। क्या आएगा, 26.18 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। क्लियर हुई बात? ये आ जाएगी हमारे पास सोडियम परमाणु की संख्या। अगर आप इसको डिवाइड करके ये आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। बात करते हैं हम अगर आयरन की, Fe में परमाणु की संख्या एज इट इज, वही फॉर्मूला मैंने यहां पे लगा दिया है, लिख लिया है। तो मैंने यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, यहाँ पे भी। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप सोडियम के लिए पहले ये लिखना है सोडियम के परमाणु की संख्या, तब सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसी तरीके से आयरन का भी लिखोगे, फॉर्मूला आपको लिखना है।
देखते हैं कितना है परमाणु द्रव्यमान आयरन का आपके पास, वही एज इट इज 100 ग्राम दे रखा, अपोन में कितना दे रखा आयरन का आपके पास 56 इंटू सेम वही एज इट इज आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके पास आवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भी बात। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 10.75। ठीक है, और वही बाकी 10 की पावर ये क्या आ जाएगा आपके पास 24। हाँ, अगर हम यहाँ पे इसको 2.618 लिखते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 24। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे 2.618 इंटू 10 की पावर 24, और एज इट इज यहाँ पे भी क्या है आपका 10.75 इंटू 10 की पावर 24। क्लियर हुई बात। अब इसमें हमें क्या पूछ रखा था कि किसमें अधिक आपके परमाणु की संख्या होंगी। ठीक है, तो आपको किसमें अधिक दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पे, ओके वेट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये 24 होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 26 बड़ा है कि 10 बड़ा है आपका। देखो, अगर आप 10 की पावर में इनको कंपेयर करोगे, 10 की पावर क्या है 24 है, यहाँ पे 10 की पावर 24 है। बात करते हैं हम 26 इसकी बात करते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है सोडियम। इसका मतलब क्या है कि सोडियम में अधिक परमाणु होंगे, किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में, आयरन के। तो आप लिखोगे सोडियम में परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आयरन की तुलना में सोडियम में परमाणु की संख्या अधिक होगी। क्लियर हुई। आगे देखते हैं 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया, उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक परिकलन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसमें हम निकालेंगे बोरोन के लिए। तो बोरोन का भारात्मक क्या लिख सकते हो, प्रतिशत संगठन। सीधा फॉर्मूला पे लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट कर लेंगे इसको। तो ये आएगा आपके पास 0.096 अपॉन 0.024 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 40%। क्लियर हुई बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एज इट इज का भारात्मक प्रतिशत संगठन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या है प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परसेंट में इसको कैलकुलेट करना था। एज इट इज वही 0.144 क्या हो जाएगा आपका, ये 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 60%। क्लियर हुई बात। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। और जो हमारे पास आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अभी हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो अभी स्टार्ट नहीं करी है, ये हमारी चल रही है। एनसीईआरटी में आपको जो पेज दिखे होंगे जिनमें क्वेश्चंस मिले होंगे, 46 बताया मैंने, जैसे पेज नंबर 48, तो हम उन क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।